हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में द पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। अस्मिता यानी पहचान, अस्मिता यानी पहचान को कहते हैं। ठीक है, और जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। यानी जिस समाज के अंदर हम रहते हैं तो हमारे व्यवहार से ही पता चलता है, हमारे बिहेवियर से ही पता चलता है कि हम मतलब लड़का है या लड़की है और कैसा हमारा व्यवहार कैसा है। तो हमारा बिहेवियर ही बताता है कि लड़का या लड़की है। और इस चैप्टर में 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला है कि किस तरह से यहाँ पे लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। सेकंड क्या है, आदमी और औरतों को देखने का नज़रिया समाज में कैसा है। और थर्ड क्या है, काम को लेकर आदमी और औरतों में असमानता की जाती है। और फोर्थ, समानता के लिए औरतों का संघर्ष किया था। और फिफ्थ, ऐसे आंदोलन जो औरतों के लिए चलाए गए। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे 2 केस स्टडी दिए हुए हैं। केस स्टडी 2 दिए हुए हैं, एक समोआ द्वीप का है और दूसरा मध्य प्रदेश का है। तो पहले हम समोआ द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना कैसे था। तो समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक ही भाग है, यानी दक्षिण की बात कर रहा है, यानी इस साइड की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समोआ द्वीप है। ठीक है, द्वीप है इस साइड में, इस साइड नहीं, ना कि इस साइड भी नहीं, इस साइड दक्षिण की बात कर रहा है। 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1920 में क्या था कि उस टाइम बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। मतलब पहले वो क्या स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन बड़े बच्चों को उन बच्चों की बहुत सारी बातें उनसे वो सीखते थे कि घर का काम कैसे करना है, घर में रहना कैसे देखभाल करनी है। ठीक है, द्वीप पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। मतलब कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता था, इम्पोर्टेंट काम क्या होता था, मछली पकड़ना। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। किशोर यानी लड़के जो होते थे वो क्या है, मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाते थे और वहाँ पे अलग अलग बचपन के अलग अलग समय में वो बातें करते थे। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। कहने का मतलब कि जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनकी मम्मियाँ जो है ना, उनकी देख रेख करना बंद कर देती थी। क्योंकि अगर छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई या बहन होते थे उनके ऊपर दे देते थे, वो अपने काम के लिए बाहर चले जाते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे से छोटा कोई भाई बहन है तो मैं उसकी देख रेख करूँगी। और तो वैसे ही होता था कि उस समय में कि उनकी माताएं होती थी, उनकी मम्मियाँ होती थी, वो बाहर चली जाती थी काम के लिए, और जो छोटे बच्चे थे उनकी देखभाल उनकी बहन या भाई क्या करते थे, बड़े बहन भाई करते थे। ठीक है, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। यानी जैसे 9 साल का लड़का हो जाता था तो वो क्या करता था, बाहर जाता था, मछली पकड़ता था, पेड़ और नारियल में का पेड़ लगाता था, ये सब काम करता था। ठीक है, बाहर का काम करता था। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। जब तक लड़कियां 13 या 14 साल की नहीं होती थी तब तक, यानी टीनेजर्स में नहीं आती थी, तब तक उनको अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी होती थी। उसके बाद उनको पूरी फ्रीडम दे दी जाती थी। यानी 13-14 साल के बाद लड़कियों को वहाँ पे फ्रीडम हुआ करती थी, वो कहीं भी आ जा सकती थी और अपना काम कर सकती थी। क्योंकि उस टाइम उनके भाई बहन जो होते थे वो थोड़ा बड़े हो जाते थे, इसलिए
खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में हुई होता था, जहाँ तो मतलब खाना पकाने का काम भी वहाँ पे लड़कियों का नहीं होता था, लड़कों का काम होता था। लड़कियाँ वहाँ पे लड़कों के साथ क्या करती थी, हेल्प करती थी। तो यहाँ पे समोआ द्वीप में क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो छोटे बहन भाई हुआ करते थे उसकी देखरेख बड़े बहन भाई किया करते थे, और लड़कियों को 13-14 यानी टीनेजर्स के बाद उनको स्वतंत्र किया जाता था, यानी फ्रीडम दिया जाता था कि वो कहीं भी आ जा सकती थी, क्योंकि उस समय उनके भाई बहन थोड़े बड़े हो जाते थे। और उस समय लड़कियों को घर का काम यानी खाना बनाने का काम लड़कियों का नहीं होता था, लड़कों का होता था। बस लड़कियां क्या करती थी, हेल्प करती थी लड़कों की। ठीक है, तो ये तो है समोआ द्वीप के बारे में। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में यानी मैन के रूप में लोग कैसे बड़े होते हैं। तो आपने देखा है कि 1960 में लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। तब वहाँ पे क्या होता था कि लड़के और लड़के कहाँ जाते थे, अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होता था। ठीक है, अलग ढंग से बनाए जाते थे। लड़के और लड़कियों के स्कूल जो होते थे ना, अलग अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया में बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। यानी जो लड़कियों का स्कूल होता था ना, स्कूल के अंदर ग्राउंड होता था, तो वो अंदर ही खेलती थी, स्कूल के अंदर खेला करती थी। और लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था लड़कों के कि मतलब कि उनका आंगन वांगन ऐसा कोई, वो कहीं भी खेल सकते थे। हर शाम स्कूल के बाद लड़के और सैकड़ों लड़कियां की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे, और लड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। मतलब कहने का मतलब कि हर शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद लड़कियां ग्रुप में जाती थी। ग्रुप में इसलिए जाती थी क्योंकि उनको डर लगता था कि कोई लड़का उनको कुछ बोल ना दे या कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करती थी, ग्रुप में जाती थी। यह बात लड़कों की अलग थी, जो सड़कों के अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे कि यूं ही खड़े खाली समय बिता। तो वो सड़क पे लड़कियां यूं गंभीर होकर जाती थी, उन्हीं सड़कों पे लड़के क्या करते थे, खाली समय में अपना टाइम स्पेंड करते थे, घूमते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, साइकिल चलाते थे, अलग अलग करतब करते थे। ठीक है, और लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम था। लड़कियां क्या करती थी, गलियों में ऐसे खेल नहीं सकती थी, वो क्या करती थी, सीधे स्कूल से घर से स्कूल जाती थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी, शायद उनके मन में ये डरता था कि कोई उनको छेड़ ना दे या हमला कर ना ले। यानी लड़कियां पहले क्या करती थी, ग्रुप में जाया करती थी। उनको डर होता था कि कोई हमें कुछ बोल ना दे या कोई छेड़ ना दे या कहीं कोई हमला ना कर दे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, लेकिन समोआ द्वीप में अलग तरीके से बड़े होते हैं और मध्य प्रदेश में अलग तरीके से बड़े होते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से ये बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से ही बहुत भिन्न था। सही बात है, अगर हम पहले की बात करें तो पहले का लोगों के बचपन अलग था और अब का बचपन अलग है। तो आज की देखिए कि आज लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। आज लड़कियां कहीं भी आ जा सकती हैं और अपना जॉब वगैरह कुछ भी कर सकती हैं। समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु में से ही शुरू हो जाता है। उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों समाज भी क्या करता है, समाज से ही तो बच्चा सीखता है। समाज में क्या करता है कि समाज भी लड़कों को कार देता है और लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए देते हैं। लड़कों को इंजीनियर बनाते हैं, लड़कियों को टीचर वगैरह में। तो समाज पहले से ही ये डिसाइड कर लेता है कि यहाँ पे ये करना है। ठीक है, तो जैसे आगे समाज में जैसे जैसे लोग चलेंगे वैसे क्या है, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसी ही चलती जाएगी। तो खिलौना बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग होगा। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में उनसे खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके के रूप में जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएँ होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय या व्यवसाय के चुनाव पर ही पड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। अधिकांश समाज में है जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाएं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता
और पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों का असमानता कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर जहाँ फॉर एग्जांपल अगर जिस भी फील्ड में अगर लड़की और लड़के दोनों जॉब कर रहे हैं तो लड़कियों को अलग रूप से देखा जाता था और लड़कियों को अलग रूप से देखा, यहाँ तक कि वेतन में भी भेदभाव किया जाता था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि समाजीकरण एक जैसा नहीं है, वह समाज से निर्धारित होता है कि इसमें समय के साथ साथ सतत परिवर्तन चलता रहता है। यानी जैसे जैसे समय चल रहा है वैसे वैसे परिवर्तन होता रहता है समाज में। और स्त्रियाँ क्या है, डबल काम करती हैं, घर का काम करती है, बाहर जॉब भी करती है, तो सबसे ज़्यादा बर्डन किस पे होती है, औरतों पे, महिलाओं पे ही होते हैं। तो फिर भी समाज इनको असमानता के रूप में देखता है। ठीक है, सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, मान लिया जाता है कि वह तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है कि अगर औरतें घर का काम करती हैं तो उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। उनको आदमी क्या करते हैं वो कि उनको कोई महत्व नहीं देते हैं, बल्कि घर का काम सबसे मेहनत वाला काम होता है कि सुबह उठो, खाना बनाओ, सुबह से लेकर रात तक सोने तक काम करते रहना। और बाहर जो आदमी काम करते हैं वो क्या 8 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं, 10 से ज़्यादा 12 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन औरतों का काम सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और आज के समय में देखा जाए तो और भी ज़्यादा औरतों के लिए कठिन है, क्योंकि औरतें घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं, बाहर जॉब भी करती हैं। ठीक है, तो महत्व नहीं दिया जाता, घर के कामों को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया जाता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों की घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। मतलब शहरों में तो ऐसा होता है कि जैसे नौकर वगैरह लगा लिए तो उनके द्वारा काम किया जाता है, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रामीण शहरों में क्या होता है कि औरतें क्या करती हैं, खेती के साथ साथ घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। तो देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है कि घरेलू कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है, यानी बहुत मेहनत का काम है ये घर का काम। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने और आदि में लंबे समय तक चूल्हे के सामने खड़ा रहना भी पड़ता है। स्त्रियाँ जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम है, जबकि हम आम तौर पे सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि औरतें घर का काम करती हैं तो उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। वो सोचते हैं कि घर का ही तो काम है, और आदमी अगर थोड़ा भी बाहर का काम करके आते तो उनको ज़्यादा ही वैल्यू दी जाती है कि घर बाहर से काम करके आ रहे तो ज़्यादा थके होंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। घर के काम में ज़्यादा शारीरिक मेहनत होती है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। और यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है कि हरियाणा और तमिलनाडु का, कि हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका यहाँ पे सर्वेक्षण किया है, केस स्टडी किया गया है कि घर के अंदर वे बाहर दोनों जगह काम करती हैं, और इसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महिलाओं का काम और समानता। महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने के हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं वरन शासकीय और स्तर पर भी होने चाहिए।
हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपको पता है हमारे संविधान, समानता जो है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। समानता का अधिकार दिया गया है, सबसे पहला अधिकार, ठीक है। संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। यानी देखा जाए तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार, हर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा, महिला या पुरुष सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए, वर्तमान ऐसा देखा जाए तो ऐसे यहाँ पे लिंग भेद किया जाता है, औरतों के साथ कुछ और आदमियों के साथ कुछ। वेतन में भी यहाँ तक भेदभाव किया जाता है। एंड थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ एनसीईआरटी एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, और जितने ये इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं, ये सारे आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जितना कुछ करा रही ये इनफ है सीटेट के लिए, इतना आप कर लीजिएगा और आप सीटेट बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। 60 में से आपकी 55 कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी में से ही आया है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं। जैसे जैसे सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए वैसे वैसे मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अब हमारे कुछ 3-4 चैप्टर रह गए जो सिलेबस में, उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे और उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।